नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी, समाज का बोध, ये बुक नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 5 है आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से क्लास 11th और चैप्टर का नाम है भारतीय समाजशास्त्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है जाति तथा प्रजाति पर ध्रुवीय का विचार। देखिए ध्रुवीय जो है वह एक नाम है जो समाजशास्त्री थे। इनके राय के बारे में जानेंगे कि इन्होंने जाति के बारे में क्या कहा है और प्रजाति के बारे में क्या कहा है। तो जाति एवं प्रजाति को पहले समझ लीजिए कि जाति एवं प्रजाति क्या होता है। हार्वर्ड रिजले के अनुसार, हार्वर्ड रिजले भी एक प्रकार के समाजशास्त्री ही थे, बहुत ही फेमस है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि मनुष्य का जो विभाजन है, जो इनको बांटा गया है, उनकी शारीरिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है। मतलब किस मनुष्य के अंदर किस प्रकार की कैपेसिटी है, जैसे उनकी खोपड़ी के हिसाब से, उनके चौड़ाई के हिसाब से, उनके नाक की लंबाई के हिसाब से अथवा कपाल के भार के हिसाब से ही मनुष्य का विभाजन किया गया है, इंसानों को बांटा गया है। किसने कहा था? ये कहा था हार्वर्ड रिजले ने। और उनकी विभिन्न प्रजातियों में बांटना ही जाति एवं प्रजाति के नाम से जाना जाता है। अब ध्रुवे की अगर बात करें तो ध्रुवे ने यह सुझाव दिया था, यह बताया था कि रिजले जो थे, कौन? हार्वर्ड रिजले। इनका तर्क जो है वो व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। अब ध्रुवे ने क्या कहा कि ठीक है, हार्वर्ड रिजले ने जो अपना बताया है, अपना व्याख्या दिया है मनुष्य को लेके, जाति एवं प्रजाति को लेके, ठीक तो है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ केवल भारत के उत्तरी भाग में ही मतलब सिर्फ सूटेबल है, सही बैठता है। भारत के अन्य भागों में जो अंतर समूहों की भिन्नताएं हैं वो व्यापक नहीं है। अलग-अलग जो समाजशास्त्री थे, उनके अलग-अलग विचारों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि प्रजातीय जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, वो केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी। इसके अलावा पूरा भारत में सिमिलरिटी है, क्योंकि वहाँ अंतःविवाह निषिद्ध था। मतलब अंतर्विवाह मतलब एक ही जाति के अंदर जो शादी करने की प्रक्रिया है, वो अंतर्विवाह कहलाता है। और भारत में अंतर्विवाह का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर वैसे ही भिन्न थे। जो अलग-अलग प्रजाति के थे, उनके अंदर प्रचलित हुआ कौन? अंतर्विवाह, एक ही जाति के अंदर शादी करने के विचार। अगला पॉइंट हमारा कहता है ध्रुवे के अनुसार जाति की विशेषताएं। मतलब ध्रुवे जो थे, जो समाजशास्त्री थे, इन्होंने जाति के बारे में क्या कहा है, कौन-कौन सी विशेषताओं को बताया है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ध्रुवे ने क्या कहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ध्रुवे ने कहा है पहले पॉइंट में कि खंडीय विभाजन मतलब समाज कई पंद पारस्परिक अन्य खंडों में बटा है। मतलब पता तो नहीं चलता है साफ-साफ, लेकिन वो समाज भी अपने अंदर में ही कई अलग-अलग छोटे-छोटे भागों में बटा हुआ है, जो जन्म से निर्धारित होते हैं। अब जन्म जब कोई बच्चा लेता है नया-नया में, उसी समय वह समाज के कई अलग-अलग खंडों में बँट जाते हैं। दूसरा पॉइंट ध्रुवे ने कहा है सोपनिक विभाजन। अब प्रत्येक जाति दूसरे जाति की तुलना में असमान होती है। जैसे अब एक मनुष्य की अगर हम बात कर ले तो क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान होता है? नहीं होता है। ऐसे ही जितनी भी जाति है ना, वो दूसरी जाति की तुलना में असमान ही होता है, भिन्न ही होता है। कोई भी 2 जातियाँ समान नहीं होती है। किसने कहा है? ध्रुवे ने कहा है सेकंड पॉइंट में, जिसको हम सॉपनिक विभाजन कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। अंतःक्रिया मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के अंदर चीजों को रोकती है। विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने की प्रक्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में यह बताया गया है कि साथ बैठकर भोजन करने की प्रक्रिया पर रोकथाम लगाया जाता है, जिसे हम प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है सीमित व्यावसायिक चुनाव, पांचवा पॉइंट है जाति की विशेषता। छठा पॉइंट है विवाह पर कठोर प्रतिबंध और सातवां पॉइंट है भिन्न-भिन्न अधिकार एवं कर्तव्य। ये जितने भी हैं ये ध्रुवे के अनुसार किसी एक जाति की विशेषताओं के बारे में बताया गया है।
तो हम बात कर लेते हैं परंपरा एवं परिवर्तन पर डीपी मुखर्जी के विचार। डीपी मुखर्जी हमारे भारतीय समाजशास्त्री थे। अब इन्होंने क्या कहा है परंपरा पर, संस्कृति पर और इनके परिवर्तन के बारे में, उनके बारे में भी जान लेते हैं। डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक लक्षण है। जो हमारे यहाँ का जो समाज का प्रचलन है, संस्कृति है, तौर तरीके हैं, ये सही है। इसीलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक परंपरा का अध्ययन हो, लोगों को सामाजिक परंपरा के बारे में ज्ञान दिया जाए, उनके बारे में शिक्षा दिया जाए। मुखर्जी का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने सिर्फ पिछले भागों को ही नहीं पढ़ा था, बल्कि वो आगे की चीजों को भी देखते थे और परिवर्तन की संवेदनशील से भी जुड़ा हुआ था। किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होना चाहिए, किस स्तर पर समाज में परिवर्तन होना चाहिए, किन-किन मुद्दों पर समाज में परिवर्तन होना चाहिए, ये सारी बातें डीपी मुखर्जी बताते हैं। इसके अलावा जीवंत परंपरा के बारे में भी बात कर लेते हैं। परंपरा जिसे मतलब अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ-साथ, मतलब अपने पास्ट से, बीते हुए समय के साथ जोड़ने के साथ-साथ वर्तमान समय को भी अपने साथ जोड़ा और उनका मानना था कि जिस प्रकार से हम लोगों को विकसित होना है, उसमें हमें समय के साथ चलना ज़रूरी है। वहीं पे परंपरा शब्द की अगर बात कर लें तो इसका मूल अर्थ जो है वो संचरित या प्रेषित करना है। परंपरा जो हमारे समाज में हमने दादाजी को देखा, फिर पिताजी को देखा, फिर अपने आप को देख रहे हैं। तो कोई ऐसी ऐसी चीज़ें होती है संस्कृति में जिसे हम अपने स्तर बाय स्तर बना के लेके चलते हैं, परंपरा होता है। परंपरा की मजबूत जड़ें जो हैं वो कहीं न कहीं भूतकाल में ही होती है, क्योंकि जो चीज़ पहले के समय में हो चुका है उसी को अगर हम लेके आ रहे हैं वर्तमान में और फ्यूचर में भी लेके चलना है तो क्या कहलाएगा? परंपरा कहलाएगा। और इन्हें कहानियाँ तथा मिथकों द्वारा कहकर और सुनाकर जीवित रखा जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, कई सारी ऐसी कहानियाँ होती है जो दादाजी ने पिताजी को सुनाया था, पिताजी मुझे सुनाते हैं और मैं उसे आगे फिर लेके चलूँगा। जैसे कि अब मैं बिहार के छठ पूजा की बात कर लेता हूँ, तो उसकी जो परंपरा है, करने का तरीका है, ये कहीं न कहीं बहुत पहले से होता आ रहा है और हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो उसे हम जीवित इसी प्रकार से रख सकते हैं। अब हम बात परिवर्तन की कर लेते हैं, तो परिवर्तन के 3 सिद्धांत हैं, श्रुति, स्मृति और अनुभव। ये तीनों पॉइंट जो है आपको 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीवीआई आपसे पूछा जा सकता है परिवर्तन के 3 सिद्धांत को बताइए, तो आप बताएँगे श्रुति, स्मृति तथा अनुभव जो है वो परिवर्तन के 3 भाग होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव जो है वो क्रांतिकारी सिद्धांत होता है। अगर कोई खास व्यक्ति अपने बारे में सोचता है या अपने तरीके से सोचता है, तो उसे हम व्यक्तिगत क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत सामान्यीकृत अनुभव तथा सामूहिक अनुभव था। अगर भारतीय समाज में परिवर्तन की बात कर लेते हैं, बदलाव की बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले सभी को समान समझना है और सभी का सामूहिक अनुभव, मतलब देखिए अब एक लोगों के लिए तो परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। समाज में तो कई सारे लोग होते हैं, कई प्रकार के जाति, धर्म, संस्कृति के लोग होते हैं, तो उन सभी में जो परिवर्तन हो उसे हम सामूहिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है, बल्कि अनुभव और प्रेम परिवर्तन का उत्कृष्ट कारक है। हम बहुत ज्यादा होशियार बन के किसी भी चीज को परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन अगर एक समाज में हम बैठ के लोगों के साथ प्यार से बातें करें, लोगों के सुख दुख को समझे, तो वहां पे हम उसे परिवर्तन में ला सकते हैं। क्योंकि लोग आजकल के इस समय में देख लो ना, अगर आप अकड़ के किसी को कुछ बोलोगे तो शायद वो ना माने, लेकिन अगर आप प्यार से किसी को बोलो तो वो अपना दिल निकाल के रख देगा। तो यही बात है, आप अकड़ के कोई काम नहीं करवा सकते हो, यही डीपी मुखर्जी ने भी कहा था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राज्य पर ए आर देसाई के विचार। अब ए आर भी जो थे हमारे भारतीय समाजशास्त्री थे। अब राज्य के ऊपर इन्होंने किस प्रकार के विचार को दिया है उसे देख लेते हैं। पहला विचार तो इन्होंने दिया कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। तो उसमें पहला है सकारात्मक राज्य, जिसमें कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए इनके पास। और कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता, जो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखिए, राज्य के अंदर जो भी संविधान है, जो भी नियम कानून है, वो सिर्फ ये नहीं करता कि वो कानून बनाए या सिर्फ लोगों का ख्याल रखे। राज्य के सरकार के पास और भी जनता को लेके कई सारे काम होते हैं। तो इन सभी को जो
A.R. देसाई थे, इन्होंने सकारात्मक राज्य के अंदर रखा है। वहीं पे हम लोकतांत्रिक राज्य के बारे में बोलें तो डेमोक्रेटिक होता है इसका मतलब। यह एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, मतलब यहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है, मतलब इसमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, नियम, कानून, नियमावली होते हैं, जिसके अनुसार उस राज्य को चलना होता है। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कई प्रकार की विशेषताएं या फिर नियम इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। औपचारिक लोकतंत्र संस्था जैसे बहुपार्टी चुनाव इसकी विशेषता समझी जाती है। तो हम बात कर लेते हैं कल्याणकारी राज्य के कार्य परीक्षण का आधार क्या होता है। देखिए, यह गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, समाज किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, हमारे समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं या कल्याण करने वाले होते हैं, सबसे पहले तो समाज के भेदभाव से मुक्ति होना चाहिए। कई बार आपने समाज में देखा होगा, अमीरी, गरीबी, छोटी जात, बड़ी जात, इन सभी को लेकर काफी भेदभाव होता है, और मैं ये बात 100% कहता हूँ, ये ज्यादातर गांव में ही होता है। मैं शहर में रहता हूँ, मैं शहर में कभी नहीं देखा कि कभी किसी को किसी से जात पूछते हुए। यहाँ पर लोग इतना बिजी रहते हैं ना, अपने काम से मतलब रखते हैं, यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं है। लेकिन गांव में देखा होगा, समाज के लोगों के अंदर भेदभाव बहुत होता है, तो इससे मुक्ति जो है सर्वप्रथम कार्य है, और इसके अलावा नागरिक के सुरक्षा का भी ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, यह आय संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाता है। समाज में सभी लोगों का आय एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग 10,000 रुपए कमाते हैं, कुछ लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, कुछ लोग 10 लाख रुपए कमाते हैं, और कुछ लोगों की इनकम करोड़ों में है, अरबों में है। तो यहाँ पे जो ये असमानता है ना, इसे कैसे भी करके समान लाने के लिए, और जो गरीब लोग हैं उन्हें भी सही कदम उठाया जाता है, ताकि उनको भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तन करना जहां पूंजीवादियों को अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। पूंजीवादी का मतलब क्या है? जो पैसे वाले लोग हैं, समाज में ज्यादातर पैसे उन्हीं के पास होता है। क्योंकि देखिए, अब समाज में दो तरह के लोगों को मैं एग्जाम्पल में ले लूं, ये एग्जाम्पल ए है और ये एग्जाम्पल बी है। ये पहले से पैसे वाला है और ये गरीब है। समाज में परिवर्तन तब आएगा ना, जब इसके पास भी पैसा होगा, ये भी व्यापार करेगा। लेकिन ये पैसा वाला व्यक्ति ही बार-बार व्यापार भी करेगा, इंटरेस्ट पे भी पैसा देता है। इसके अलावा और सारे बहुत सारे काम हैं जो ये करके फिर से पैसा वाला हो जाता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये कहाँ से व्यापार करेगा? तो यही है कि पूंजीवादी लोग जो होते हैं, उनको अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना, ये कल्याणकारी राज्य के कार्य परीक्षण का आधार माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, कल्याणकारी राज्य के आधार क्या है? तो देखिए, अधिकांश आधुनिक पूंजीवादी राज्य, राज्य से आप देश को भी ले सकते हैं, जितने भी देश हैं आजकल के पूंजीवादी, नागरिकों को निम्नतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे। उनके नागरिकों में संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा फैल रहा है, कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है, उनको नोचा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं हो पाए हैं। ये जितने भी पूंजीवादी लोग हैं ना, ये समाज के गरीब लोगों को और ज्यादा दबा देते हैं, जिससे समाज पूरा कमजोर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, बाजार में उतार चढ़ाव से मुक्त अस्थायी विकास करने में असफल रहे। अब देखिए, अगर बाजार की बात कर लें तो बाजार में तो अप एंड डाउन होता रहता है। इस समय भी वो मुक्त अस्थायी विकास करने में असफल रहे। कौन? कल्याणकारी राज्य को जो आधार मानते हैं वो सभी। आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है, एम एन श्रीनिवास के गांव संबंधी विचार। एम एन श्रीनिवास जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने गांव को लेके क्या विचार किया है? तो गांव के बारे में श्रीनिवास द्वारा लिखे गए लेख मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला तो है, सर्वप्रथम गांव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा, ये उन्होंने अपने लेख में बताया है। और द्वितीय, भारतीय गांव का सामाजिक विश्लेषण और इस पर ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक परिचर्चाएं। जो ए एन श्रीवास्तव है, इन्होंने अपने दोनों प्रकार के लेखों में कहीं न कहीं गांव का ही जिक्र किया है। क्षेत्रीय कार्य का मतलब होता है गांव में किए गए काम, गांव में किए गए विकास और उनका सामाजिक विश्लेषण, उनके ऐतिहासिक स्रोतों को बताया है, परिचर्चाएं की है, किस प्रकार से गांव महत्वपूर्ण होता है आम लोगों के लिए। अब गांव के महत्व के बारे में जान लीजिए, जो ए एन श्रीवास ने कहा है, गांव ग्रामीण शोधकर्ता के स्थल के रूप
में भारतीय समाजशास्त्र को लाभान्वित करते हैं। भारत के जितने भी समाजशास्त्र हैं, उनको भी जानकारी का मुख्य स्रोत कहीं न कहीं देखें तो गाँव से ही प्राप्त होता है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन के बारे में आँखों देखी जानकारी दी। समाज में हो रहे परिवर्तन जो थे, जो गाँव में समाज में परिवर्तन हो रहे थे, गाँव के लोगों की संस्कृति में परिवर्तन हो रहे थे, गाँव के लोगों में जो बदलाव हो रहा था, वो उन्होंने आँखों देखा अपने लेख में लिखा है। तीसरा पॉइंट है भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा था उसकी पूर्ण जानकारी। आंतरिक हिस्सा क्या होता है? आंतरिक हिस्सा का मतलब होता है गाँव का इलाका, क्योंकि शहर के इलाकों में क्या हो रहा है, वो तो बहुत जल्दी खबर फैल जाती है क्योंकि शहर में टेक्नोलॉजी इतना हाई है। लेकिन गाँव के आंतरिक अर्थात भारत के आंतरिक हिस्सों की जानकारी आपको गाँव से ही प्राप्त होगी। अगला पॉइंट कहता है अतः यह कहा जा सकता है कि गांव के अध्ययन से ही संपूर्ण भारत का विकास हुआ तथा समाजशास्त्र का कार्य क्षेत्र मिला। गांव में जितनी भी चीजें होती है, जितने भी प्रकार के अनुसंधान होते हैं, खेती होते हैं, विचार होते हैं, पंचायत होती है, इनसे ही संपूर्ण भारत का विकास हुआ है। पूरे भारत का विकास इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हुआ है और यह समाज शास्त्रियों को कार्य करने का एक अच्छा क्षेत्र भी प्रदान करता है। इस प्रकार से आपने देखा सोशियोलॉजी समाज का बोध बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे समाप्त हो गया। इसका नाम था भारतीय समाजशास्त्री, क्लास 11th का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये और नए सिलेबस के अनुसार बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।